नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज से हम जो पुराने पेपर हैं हिंदी साहित्य का आरपीएससी में आए हुए वो सभी सोल्व कराने की अब एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये पहला पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये 2016 में पेपर हुआ था, जिसके जो प्रश्न हैं वो 150 हैं और 3 घंटों का टाइम था। और हिंदी लिटरेचर का पेपर है ये, फर्स्ट पेपर। तो पहला सवाल हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था नाम क्या है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट है। और इनका अगर हम क्रम देख लेते हैं, क्रम, तो सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, इसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, और उसके बाद आती है पाली, उसकी बात आती है प्राकृत, और उसके बाद आती है अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। ये कर्म है इसका, जिसको आप अच्छे से याद रखेंगे। सिंधी भाषा का आगे का सवाल देखेंगे। नंबर 2 है कि सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सिंधी भाषा का जो जन्म है वो ब्रांचड अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे का सवाल देख लेते हैं हम। 3 नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। तो किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। किस नाम से? पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। जब भी हमें पुरानी हिंदी नाम नज़र आता है तो हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी टिक करेंगे। लगभग उसका आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही होगा। आगे हम बात कर लेते हैं 4 नंबर सवाल की कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है। पयमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत का, ये भविष्यत का धनपाल की है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। चित्रावली है, ये अपभ्रंश भाषा की नहीं है, ये अवधी भाषा की है। किस भाषा की है? अवधी भाषा की है ये, क्योंकि ये सूफी संतों के द्वारा या सूफी संप्रदाय के जो कवि थे उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे का सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। कहाँ, किस में लिखी गई है? 343 के अंदर ये बात लिखी गई है। और अगर 343 की बात करें तो ये बात लिखी गई है 343 में, तो कि मतलब राजभाषा हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये बात इसके अंतर्गत लिखी गई है। और फिर अगर 344 की बात करें, 44 की बात करें तो इसमें लिखा गया है राजभाषा आयोग के बारे में। राजभाषा आयोग और समिति के बारे में लिखा गया है कि गठन कर सकता है। और गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। फिर बात करते हैं 345 की कि अनुच्छेद 345 में क्या है? प्रादेशिक भाषा का उल्लेख किया गया है। किसका? प्रादेशिक भाषा का। अंग्रेजी के अलावा जो भी मतलब उसको उचित लगे राज्य को, वो अपना सकते हैं वो अपने राज्य में। और अगर दूसरी नहीं अपनाना चाहते तो उसकी जगह अंग्रेजी ही रहेगी राजकाज में। राजकाज की भाषा की हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं 346 की, अनुच्छेद 346। इसमें कहा गया एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अगर मतलब दोनों में संवाद हो, संचार हो, तो राज्य और संघ, या तो एक राज्य का दूसरे राज्य के मध्य, एक राज्य का दूसरे राज्य के मध्य। नंबर 2, संघ व एक राज्य के मध्य, संचार के लिए मध्य, संचार के लिए राजभाषा। वैसे तो इंग्लिश ही होती है, लेकिन अगर वो चाहे तो हिंदी में भी इसका अनुवाद हो सकता है। ये बात अनुच्छेद 346 के
अंतर्गत लिखी गई है कि जो संचार की भाषा है दोनों के मध्य वो कौन सी होनी चाहिए, इस अनुच्छेद में लिखी गई है 346 में। अब बात कर लेते हैं हम 347 की। अनुच्छेद 347, जनसंख्या का पर्याप्त भाग। जनसंख्या का जो पर्याप्त भाग होता है वो किसी भाषा को मान्यता के लिए राज्य के जैसे कोई राज्य है, माना कि एक राज्य है और उस राज्य में बोली जाती है हिंदी अत्यधिक, तो वो अगर उसे भेजा जाता है इंग्लिश में, जो वो होता है मतलब राजकाज की जो भाषा होती है, जो सरकारी काम में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में भेजे जाते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या का पर्याप्त भाग है कि हम हिंदी के हैं तो हमें हिंदी में ही भेजा जाए, तो इस प्रकार मान्यता देने के लिए एक जनसंख्या का पर्याप्त भाग होना जरूरी है, और ये अनुच्छेद 347 में बात कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं 348 की। इसमें अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि 348 में कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, संसद व विधानमंडल के जो सभी औपचारिक व अनौपचारिक कार्य है वो सभी इंग्लिश में होंगे। ये अनुच्छेद 348 में कही गई है बात। किसी खंड में अगर किसी अन्य भाषा को प्राधिकृत किया गया हो तो अंग्रेजी के साथ साथ उसका अनुवाद भी प्राधिकृत है। अगर किसी खंड में, अब हम 347 की बात की कि किसी क्षेत्र विशेष में कि हमारे क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर ज़्यादा ये भाषा बोली जाती है, तो उस क्षेत्र में अगर वो संचार किया जाता है तो उसका साथ में अंग्रेजी के साथ साथ उसका अनुवाद भी साथ में होना चाहिए। तो ये बात अनुच्छेद 348 में लिखी गई है। और अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 349 की। अनुच्छेद 349 में लिखा गया है कि जो भाषा संबंधी जो भी संशोधन होते हैं वो संसद के द्वारा किए जाएंगे। किसके? संसद के द्वारा विधि बनाकर संशोधन किए जाएंगे। अनुच्छेद 349 के अंतर्गत भाषा संबंधी जो भी संशोधन करने होते हैं वो 349 के तहत किए जाते हैं, वो संसद के द्वारा विधि बनाकर। फिर बात कर लेते हैं 350 की। अनुच्छेद 350 की बात कर लेते हैं तो इसमें शिकायत दर्ज करवाना। अगर हम कहीं भी अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो अपनी मातृभाषा में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, मातृभाषा में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इस पे ये भी लिखा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाए और जो प्राथमिक भाषा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। ये बात अनुच्छेद 350 में लिखी गई है। अब हम एक अनुच्छेद अंतिम बचा है, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु संघ का कर्तव्य है कि प्रचार प्रसार करे। ये अनुच्छेद 351 में बात कही गई है। और ये सवाल यहीं पर हमारा समाप्त होता है। अब हम आगे की सवाल की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, तो इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? मेरठ है। ठीक है, मेरठ। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो कौन से कवि है जो अवधी भाषा के नहीं हैं? जायसी, कुतुबन, उस्मान, नंददास। ये सब सूफी संत हैं। तो सूफी संतों की भाषा अवधी है, सीधी, हमें पता है, हमने बात की है पहले। और जो नंददास है वो कृष्ण भक्त कवियों में सम्मिलित हैं, तो इनकी भाषा लगभग ब्रज भाषा है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो गियरसन है, डॉक्टर गियरसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? तो गियरसन ने जो ब्रज भाषा है उसको अंतर्वेदी नाम दिया। इस बात को भी आप याद रखोगे। फिर आगे का सवाल है कि हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? हिंदुस्तानी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हिंदुस्तानी कहलाती हैं। दक्षिण राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है, तो क्या है? दक्षिण राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी है, इसको भी याद रखेंगे। और मेवाती है वो पूर्वी राजस्थानी है, और मारवाड़ी है वो पश्चिमी राजस्थानी है। हाड़ौती है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी है, राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से पश्चिम हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पश्चिम हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? एक ट्रिक है, उसको भी हम देख लेते हैं कि बाबू के ब्रज खड़ी, बाबू के ब्रज खड़ी। इसको 3 से 4 बार आप दोहराओगे तो ये ट्रिक आपको याद होगी। बाबू के ब्रज खड़ी, बाबू के ब्रज खड़ी। ठीक है। बा यानी क्या होता है? बागड़ी होता है, बांगड़ी, सॉरी बांगरू।
बांगरू होता है, बा यानी बांगरू होता है, बू यानी बुंदेली होता है, के यानी कन्नौजी होता है, और ब्रज यानी ब्रज भाषा होता है, और खड़ी यानी खड़ी बोली होता है। तो ये 5 जो भाषाएं होती हैं, उपभाषाएं, इसके अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो अब इसमें से कौन सी नहीं है? देख, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, लेकिन बघेली नहीं है। बघेली किस में सम्मिलित होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसका आंसर तो होगा बघेली। ठीक है, 4 आंसर होगा। बघेली किस में आती है? बघेली आती है पूर्वी हिंदी में। किस में आती हैं? पूर्वी हिंदी में। और इसके अंतर्गत 3 उपभाषाएं या बोलियां शामिल होती हैं। कौन कौन सी शामिल होती है हम बात कर लेते हैं। एक तो इसकी भी ट्रिक है कि अब बच, ये ट्रिक है। ए यानी अवधि, ब यानी बघेली, और छ यानी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की है उपभाषा। अब हम आगे के सवाल की बात कर लेते हैं। अपभ्रंश व ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो कौन सी भाषा बनती है? पिंगल भाषा बनती है। देखिए, अपभ्रंश व ब्रज भाषा के योग से तो पिंगल बनती है, लेकिन अगर हम अपभ्रंश के साथ राजस्थानी को जोड़े तब कौन सी भाषा बनेगी या कौन सी भाषा की शैली बनेगी? तो हम बात करेंगे डिंगल शैली या डिंगल भाषा बनेगी। अपभ्रंश व राजस्थानी के योग से डिंगल भाषा बनेगी। जिस प्रकार अपभ्रंश व ब्रज भाषा के योग से पिंगल बनती है, उसी प्रकार इनके योग से भी डिंगल बनेगी। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? तो हमें पता है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, तो वो बोली का क्षेत्र भी उनका वही होगा। लेकिन ये जो धौलपुर है, इसमें मेवाती बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मेवाती। और अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा का भी थोड़ा प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार धौलपुर इसका आंसर होगा, यानी 3 इसका आंसर होगा। आगे के सवाल की बात कर लेते हैं। कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? वैसे तो हमें पता नहीं कि कोरवी किसको कहते हैं, तो हम बात कर लेते हैं। कोरवी कहते हैं खड़ी बोली को। खड़ी बोली को हम कोरवी भाषा कहते हैं। इसको हम याद रखेंगे कि कोरवी किसको कहते हैं, तो खड़ी बोली को ही हम कोरवी कहेंगे। तो ये सीधी सी बात है। खड़ी बोली अभी हमने बात की, तो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती हैं खड़ी बोली, यानी कोरवी का संबंध किससे है? तो पश्चिम हिंदी से है। आगे हम बात कर लेते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का जो विकास है वो कुटिल लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? कुटिल लिपि से हुआ है। इसका आंसर होगा 3। आगे हम बात कर लेते हैं। संधि विच्छेद के सवाल आ रहे हैं। अब व्याकरण स्टार्ट हुई है। इसमें व्याकरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद करेंगे तो उत, हलंत वाला होगा ये, और शिष्ट। तो ये कहाँ पर आ रहा है? ये 1 नंबर में ही आ रहा है। इसका आंसर ये होगा। आगे हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या नहीं है? व्यंजन संधि का वाग्मय, उत्श्रंखल, सृष्टि और पुरस्कार। पुरस्कार में विसर्ग संधि है, ऐसे होगा ये। पुरस्कार में विसर्ग संधि है। और इसका जो वाग्मय है, 2 सेकंड मैं आपको बता देती हूँ इनका संधि विच्छेद करके सबका। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सी संधि है। तो मैं करती हूँ वाग्मय का। जैसे वाग्मय है तो उसका संधि विच्छेद होगा ऐसे, इससे बनेगा। जैसे अगर के आ जाए या यहाँ पर मैं आ जाए दूसरे में, तो जो दूसरा खंड है उसमें मैं आ जाए, तो इसका जो पहला वर्ण होगा, इसका पहले का अंतिम वर्ण होगा, उसका 5वां वर्ण इसमें होगा। तो ये देखिए 5वां वर्ण आ रहा है, ये बन जाता है वांग्मय। ठीक है, और अब इसका उत्श्रंखल का बनाते हैं तो इसमें होगा उत श्रृंखल, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं 18 नंबर सवाल की। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो हम बात कर लेते हैं बहुव्रीहि जो समास है उसका उदाहरण है मुरारी है बहुव्रीहि। बाकी नील गगन,
में तो कौन सा है, नील गगन में तो कर्मधारय समास है, ठीक है। और आ जन्म में कौन सा है, अव्ययभावी समास है, अव्ययभावी समास। और त्रिभुवन में कौन सा है, द्विगु समास है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो अब हम इसका संधि विच्छेद, सबका संधि विच्छेद करेंगे या इनको टुकड़ों में बांटेंगे तो हमें उपसर्ग का भी पता चलता है, समास का भी पता चलता है, संधि का भी पता चलता है और प्रत्ययों का भी पता चलता है। इसलिए अगर एक संधि विच्छेद का टॉपिक हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। तो अगर आपको व्याकरण पढ़नी है तो आप सबसे पहले क्या है, संधि विच्छेद यानी संधि वाला टॉपिक पढ़ो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उससे आपके हिंदी के लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं, हम इसको तोड़ते हैं। अभिशाप, अभिशाप, तो इसमें तो अभी उपसर्ग है, सीधी बात है। अभिभाषण, अभिधन भाषण, इसमें भी है। अभी धन मान, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन जब चौथा बात कर लेते अभिन्नता की, तो इसमें क्या है, इसका होगा ए भिन्न ता, यानी इसमें ता प्रत्यय है और ए होगा वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। और भिन्न इसका मूल शब्द है, भिन्न मूल शब्द है। तो सीधी सी बात है, इसमें अभी उपसर्ग नहीं है तो इसका आंसर अभिन्नता ही होगा। आगे हम बात कर लेते हैं प्रत्ययों की। वही सेम बात हमने अभी बोली कि किसी शब्द को अगर हम तोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। तो इसको भी हम तोड़ के देख लेते हैं। सिंधु धन ए, तो इससे बनता है सेंधव। यादव, यादव का बनता है यदु धन ए, तो इससे यादव बन जाता है। अव यादव, ए ही होगा ए। और किताब नहीं टूटता, किताब नहीं टूटेगा, तो ये सीधा सी बात है कि यहाँ पर प्रत्यय रहित शब्द किताब ही है। और दैत्य का भी दीति धन ए, ठीक है। यहाँ पर ये प्रत्यय होगा दीति धन ये, तो ये होगा दैत्य, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3। समझ गए आप। आगे का सवाल देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य का आया। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है। तो इसमें पूछा है कि संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी समान करते हैं, यानी ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। अगर कोई वाक्य पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो या दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित हो तो मिश्र वाक्य होगा उसके अंदर। तो इसमें मिश्र वाक्य है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, ये भी एक दूसरे पर आश्रित है, तो यहाँ पर भी मिश्र वाक्य होगा। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया, यानी ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? और से, किंतु से, इसलिए से अगर जुड़े होते हैं, नहीं, सॉरी। और एक तो और होगा, या होगा, अथवा से, इनसे जुड़े होते हैं तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन किंतु इसलिए होगा, इसमें क्या होगा कि ऐसे कुछ हो गए, क्योंकि, तो उसमें मिश्र वाक्य आएगा, ठीक है। और तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर 3 होगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है और से, हमने पता लगा लिया है। और सेठ जानता है कि, अभी हमने बात की कि किस में आता है, तो मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। तो बाकी तीनों है वो मिश्र वाक्य के उदाहरण है। और जो 3 नंबर है, मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे के सवाल देखते हैं हम। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए, अंत्याक्षर कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, एन न आधा, तय भी आधा, और अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। री बड़ा होगा, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है।
और जो सौंदर्यता है, ये सौंदर्यता नहीं, केवल सौंदर्य लिखा जाता है। जब ये प्रत्यय आता है लास्ट में तो ये और ता कभी साथ में नहीं आते। इस बात को आप याद रखेंगे कि ये प्रत्यय और ता प्रत्यय कभी साथ में नहीं आते, हमेशा ये सवाल गलत होगा। जैसे और भी देख लीजिए आप उदाहरण, जैसे सौंदर्यता हो गया और क्या उदाहरण है, चलो बाद में बात करेंगे इनकी। और ये जो आशीर्वाद है ये कॉमन शब्द है, सब में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको तो इसका तो आपको पता ही होगा। ये होगा, देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये सी बड़ा होगा और आशीर्वाद। और इस रे का, ये जो रे होता है ऊपर वाला, इसका उच्चारण हमेशा पहले होता है। देखिए रे उच्चारण पहले होगा और इसका जो लिखा होता है ये बाद में लिखा होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो संन्यास यहाँ पे सही है। और आपको लगेगा ये संन्यास गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। इसमें ये ऐसे ही होगा, एक ऊपर बिंदी होगी और ऐसे न आधा होगा और यास है संन्यास, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, याद रखेंगे आप। आगे का सवाल भी शुद्ध अशुद्ध का है, पूछा है अशुद्ध कौन सा है। बाकी के 3 शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है। तो बात कर लेते हैं पूजनीय की। इसका आंसर 1 ही होगा। तो पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और व्यवहारिक ये सही है, उपयुक्त और मिष्टान ये सही है। तो आप जो भी ये शुद्ध शब्द आते हैं उनको आप याद रखते जाइए, क्योंकि लगभग हिंदी के सवाल होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप इनको याद रखते जाइए, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं। आगे की हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। शुद्ध है इसमें लघुतर। लघुतर बिल्कुल शुद्ध है। लघुतर ऐसे भी लिख सकते हैं, तय पर एक छोटा सा तय ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आए तो आप घबराइए मत। तो लघुतर ऐसे भी और तय ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा 1 नंबर, इसका आंसर होगा 1 नंबर। अब बाकी के हम जो ये हैं उसको हम शुद्ध कर देते हैं। अनुग्रहित ऐसे होगा, ये जो ही की मात्रा है वो बड़ी होगी, अनुग्रहित ऐसे होगा। और लब्ध प्रतिष्ठ होगा, कभी भी लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होगा, लब्ध प्रतिष्ठ शुद्ध शब्द है। और अभिष्ट में क्या होगा, अभिष्ट के अंदर ये ठे बड़ा होगा, या ऐसे होगा, हाँ ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा अभिष्ट, ठीक है। ये भी की मात्रा है वो बड़ी आएगी, ठीक है। आगे का सवाल देख लेते हैं। कुछ परिभाषा है। अब हम काव्य शास्त्र में आ गए हैं, जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसके सवाल आ रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्ति किस आचार्य की जो पंक्ति है, ये किस आचार्य की है। तो ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा मतलब पेपरों में पूछा गया है। जब हम पेपर करवाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको आप मोस्ट करके कर लीजिए याद और नोट कर लीजिए किसी कॉपी में। ये परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये किसकी है, तो ये है जगन्नाथ की। किसकी, जगन्नाथ की है ये उक्ति, इसको आप याद रखेंगे। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे, आचार्य दंडी, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का सवाल है कि आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है। तो आचार्य दंडी ने, वैसे तो ये काव्य हेतु है वो 3 प्रकार का होता है। कुछ कवियों ने 3 प्रकार का माना है, कुछ ने 2 प्रकार का माना है। तो इन्होंने अगर दंडी के अनुसार बात करें तो इसका आंसर होगा प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। दंडी ने काव्य हेतु के 3 भेद माने हैं, एक तो प्रतिभा माना है और एक शास्त्र ज्ञान माना है और एक अभ्यास माना है, ठीक है। आगे का सवाल देखते हैं हम। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। कौन से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन ये टॉपिक 1st ग्रेड के भी अंतर्गत है। काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये 1st ग्रेड में दोनों टॉपिक हैं, तो आप इसको ध्यान में रखते जाइए। तो इसका आंसर होगा भामे इसका आंसर होगा कि इन्होंने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को ही काव्य का प्रयोजन माना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं 28 नंबर सवाल की।
जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है खंड काव्य। किसी एक ही घटना है तो सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा खंड काव्य। आगे हम बात कर लेते हैं भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है, और नाट्य शास्त्र किसका है? भरतमुनि जी का है। ये 2री सदी के महान विद्वान थे भरतमुनि जी। नाट्य शास्त्र इनकी रचना है, ग्रंथ है, और ये 2री सदी के आचार्य थे, 2री सदी के आचार्य थे। आगे का सवाल देख लेते हैं 30 नंबर कि काव्य आत्मा की जो संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। इसको भी हम याद रखेंगे अच्छे से, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ये जो पंक्तियाँ आती हैं उनको आप नोट कर लीजिए एक जगह। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की लगभग भारतीय काव्य शास्त्र की जो भी ये परिभाषाएं होती है वो लगभग रिपीट होती हैं, तो इस बात को आप कान खोल कर सुन लीजिए कि लगभग रिपीट होती हैं, सेम टू सेम रिपीट होती हैं। तो आप इनको नोट करिए, याद करिए, कैसे भी करके आपको याद करना है एग्ज़ाम में, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। आगे की हम बात कर लेते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्ष्यते। तो एक जैसे वैसे तो हमें परिभाषा याद नहीं होती, लेकिन परिभाषा का एक वर्ड पकड़ के और कवि का एक वर्ड पकड़ के हम ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। बार बार 2 शब्दों को मिलाकर ऐसे जोड़ेंगे तो जब भी ये परिभाषा आएगी तो कवि का नाम अपने आप, आचार्य का नाम अपने आप हमें सामने आ जाएगा हमारे। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा दंडी। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो दंडी इसका आंसर होगा। आगे हम बात कर लेते हैं ध्वन्यालोक ग्रंथों की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आचार्यों के कौन कौन से ग्रंथ है। तो आपको ग्रंथों की भी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि वामन का ग्रंथ कौन सा है, आनंदवर्धन का ग्रंथ कौन सा है, भामह का ग्रंथ कौन सा है, ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? तो आनंदवर्धन का है, आनंदवर्धन का है। और अगर ध्वन्यालोक लोचन की बात कर ले तो वो है अभिनव गुप्त का। ठीक है, ध्वन्यालोक लोचन की बात करें तो वो अभिनव गुप्त का है, और केवल अगर ध्वन्यालोक है तो वो आनंदवर्धन का है। इसका आंसर 2 होगा। आगे की बात कर लेते हैं आगे के सवालों की। रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन है? फिर एक ग्रंथ की बात की गई है, तो रस गंगाधर के कौन है? तो जगन्नाथ है। जगन्नाथ की एक पहले परिभाषा ही आई थी रमणीयार्तक प्रतिपादकम वाली, और ये इनका ग्रंथ है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो रस गंगाधर जगन्नाथ से आप याद कर लेंगे। आगे का सवाल है 34 नंबर, और निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? वक्रोक्ति का भेद कौन सा नहीं है? वक्रोक्ति का भेद नहीं है शब्द वक्रता। शब्द वक्रता इसमें नहीं है, बाकी ये तीनों भेद तो इसमें है। वक्रोक्ति के 6 भेद है, उनकी बात कर लेते हैं हम। वक्रोक्ति के 6 भेद है, कौन कौन से? नंबर 1 वर्ण विन्यास वक्रता, नंबर 1 तो यही है। और 2 नंबर है पद पूर्वार्ध वक्रता, और 3 नंबर है पद परार्ध। पद पूर्वार्ध और पद परार्ध, इसे प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। 3 नंबर ये हो गया, और 4 नंबर है वाक्य वक्रता। ठीक है, और 5 नंबर है प्रकरण वक्रता, प्रकरण वक्रता, और 6 नंबर है प्रबंध वक्रता। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रबंध वक्रता। तो वक्रोक्ति की 6 भेदों की हमने बात की। नंबर 1 वर्ण विन्यास वक्रता, नंबर 2 पद पूर्वार्ध वक्रता, नंबर 3 पद परार्ध वक्रता जिसे प्रत्यय वक्रता भी कहा जाता है, नंबर 4 वाक्य वक्रता, नंबर 5 प्रकरण वक्रता, और नंबर 6 प्रबंध वक्रता। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो शब्द वक्रता है वो सम्मिलित नहीं, तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं शब्द अलंकारों को। अच्छा, तो ये सवाल है कि किस आचार्य ने शब्द अलंकारों को अधम काव्य, अर्थ अलंकारों को मध्यम काव्य या गुणीभूत काव्य हैं उस व्यंग्य को ध्वनि काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम काव्य कहा है? ये किस आचार्य ने कहा है? तो ये कहा है आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने ये बात कही है, इसको आप याद रख लेंगे कि किस आचार्य ने, आनंदवर्धन ने शब्द अलंकारों को अधम काव्य कहा है।
शब्द अलंकारों को क्या कहा है? अधम काव्य कहा है। और अर्थ अलंकारों को क्या कहा है? मध्यम काव्य कहा है। और गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम काव्य कहा है। ये किसने कहा है? आनंदवर्धन ने कहा है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथ है वो डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है? देखो सेम दे दिया है, तो रस मीमांसा और रस सिद्धांत में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो डॉक्टर नगेंद्र का जो ग्रंथ है वो रस सिद्धांत है, और ये रस मीमांसा है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का रस मीमांसा है, और रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे बात कर लेते हैं ध्वनि के जो त्रिविध प्रकार है, ध्वनि के त्रिविध प्रकार हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। वो कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा वस्तु, अलंकार और रस, ये 3 प्रकार हैं। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, आगे का सवाल देख लेते हैं 38 नंबर का, कि अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत क्या कहलाता है? रस निष्पत्ति विषयक 4 आचार्यों के मत दिए गए हैं, जिसमें से अभिनव गुप्त अंतिम थे। तो इनका मत कौन सा है अभिनव गुप्त का? इनका मत है अभिव्यक्तिवाद। तो अब हम इन चारों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आचार्य हैं जिन्होंने इनके बारे में कहा है। तो 4 नंबर सबसे पहले आचार्य हैं रस सूत्र के जो व्याख्याकार हैं, सबसे पहले हैं भट्ट लोलट। कौन है? नंबर 1 भट्ट लोलट। भट्ट लोलट है। इनका जो सिद्धांत है वो उत्पत्तिवाद है, लोलट की उत्पत्तिवाद। ठीक है, लोल की उत्पत्ति, ऐसे कुछ करके आप ट्रिक लगा लो, लोल की उत्पत्ति। ठीक है, तो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद सिद्धांत है। और नंबर 2 है संकुक। क्या है? संकुक। उनका जो सिद्धांत है वो अनुमितिवाद है। ये 1 नंबर है ना अनुमितिवाद, ये संकुक का है। ठीक है, और जो उत्पत्तिवाद है ये भट्ट लोलट का है। और फिर 3 नंबर आएंगे हमारे भट्टनायक जी। इनका जो सिद्धांत है भोगवाद या भुक्तिवाद है। ठीक है, ये भट्टनायक का। फिर आते हैं अभिनव गुप्त जी, उनका ही पूछा है, तो वो होगा अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, चारों की बात कर ली हम, दोबारा देख लेते हैं। अनुमतिवाद किसका है? ये है संकुक का। अभिव्यक्तिवाद किसका है? ये अभिनव गुप्त का है। और उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट का है। और भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का है। तो इनका क्रम होगा उत्पत्तिवाद सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर अनुमितिवाद, 3 नंबर भुक्तिवाद और 4 नंबर अभिव्यक्तिवाद। तो रस निष्पत्ति विषय का क्रम ये है, और अलग अलग सिद्धांतों की भी बात हमने कर ली। आगे का सवाल देखेंगे 39 वाला। आश्रय की वह सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती। तो आश्रय की वह सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं वो कहलाती हैं सात्विक, जो चाहने पर भी रोकी नहीं। वैसे सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं होती हैं जो चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती। कौन से हैं ये आखिर 8 प्रकार? हम बात कर लेते हैं उनकी। नंबर 1 होगा स्तंभ। स्तंभ मतलब अगर हमें किसी चीज़ का डर लगे या कोई खुशी हो, हर्ष हो, लज्जा आ जाए, तो इत्यादि के कारण हमारा शरीर की जो चेष्टा या व्यापार है वो रुक जाता है। एकदम से हम ऐसे स्तंभित खंबे के समान बन जाते हैं एकदम से। ठीक है, जब कोई खुशी का माहौल हो या डर का माहौल हो या लज्जा आती है तो करके। ठीक है, और नंबर 2 होगा स्वेद। स्वेद यानी हर्ष, क्रोध, श्रम, रति प्रसंग आदि के कारण अगर हमें पसीना आता है, पसीना अपने आप आ जाता है जिस पर हमारी रोक नहीं है, तो ये भी इसमें सम्मिलित होता है। नंबर 3 होगा रोमांच। रोमांच वही बात है कि रोंगटे खड़े हो जाना। क्या? रोंगटे खड़े हो जाना किसी डर की वजह से, क्रोध की वजह से या खुशी की वजह से या सर्दी के कारण, ये रोंगटे अपने आप खड़े होते हैं। यानी इस पर हमारी कोई रोक नहीं है, हम रोक नहीं सकते इसे, ना हमें इसे चाहने पर ला सकते हो ना इसे रोक सकते हैं। तो नंबर 4 होगा इसमें स्वरभंग। स्वरभंग जैसे मद्यपान करते हैं, खुशी होती हैं या कोई डर होता है या
मतलब इसके कारण या पीड़ा होती है उसके कारण हमारा स्वर भंग हो जाता है, बोलने में से सही बोल नहीं पाते हैं, उसको स्वर भंग कहते हैं। तो ये भी अपने आप होता है। और नंबर 5 होता है वो कंप, यानी कांपना, किसी डर की वजह से कांपना, किसी भी कारण अगर हम खुशी के कारण ऐसे कांपने लग जाते हैं तो। और 6 नंबर विवरणता, यानी चेहरे का रंग उड़ जाना, कोई विषाद हो, भय हो, क्रोध हो, मतलब आदि के कारण हमारा एकदम से चेहरे का रंग उड़ जाना। और 7 नंबर होगा अश्रु, यानी आंसू भी अपने आप ही आ जाते हैं। आंसू बहना, कोई शोक हो, दुख की बात हो तो आंसू अपने आप आ जाते हैं। खुशी में भी आंसू ऐसे अपने आप आ जाते हैं, इस पर हमारी रोक नहीं है। और 8 नंबर होगा प्रलय, यानी अचेत हो जाना, बेहोश हो जाना ही है। तो ये 8 है, सात्विक अनुभाव के प्रकार हैं। आगे का सवाल हम देख लेते हैं। 40 नंबर, भावक्तम साधारीकरण की उक्त परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है? भट्टनायक की है। और इनके अब सिद्धांत की अब हमने बात की है पीछे, कौन सा है, क्या नाम बताइए? भट्टनायक के सिद्धांत का नाम था भुक्तिवाद। भुक्तिवाद इसके इनके सिद्धांत का, या भोगवाद। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? यानी रस निष्पत्ति की व्याख्या की गई थी, उसके समय ये अवधारणा दी गई थी। कौन से आचार्य के द्वारा ये दी गई थी? तो ये थे शंकुक, जिनका जो सिद्धांत है, शंकुक का सिद्धांत कौन सा है, पीछे देख लेते हैं हम। शंकुक का सिद्धांत था अनुमितिवाद। अनुमितिवाद इनका सिद्धांत था। और इसमें जब इनको स्पष्ट किया जा रहा था या अवधारणा दी जा रही थी, तब इन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग किया था। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग शंकुक ने किया था। आगे हम बात कर लेते हैं। 42 नंबर का सवाल है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारीकरण किसका होता है? शुक्ल जी ने क्या कहा है कि साधारीकरण किस चीज़ का होता है? तो ये होता है आलम्बन का। किसका होता है? आलम्बन का ये साधारीकरण होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला सवाल, हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वम प्रभा समूजवला स्वतंत्रता पुकारती, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है, ये सवाल है 43 नंबर का। और इसमें रस होगा वीर रस। स्वतंत्रता का नाम आते ही वीर रस आ जाता है इसमें। आगे की हम बात कर लेते हैं। आश्रय की चेष्टा जिनसे उसके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो जाती है, तो वो अनुभाव कहलाता है। अनुभाव का एक प्रकार था सात्विक अनुभाव, अपने अभी बात की है। वैसे तो अनुभाव 4 प्रकार का होता है, लेकिन हमने अभी सात्विक अनुभाव की बात की है। तो आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे उसके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो अनुभाव कहलाती हैं। आगे का सवाल देख लेते हैं। 45 नंबर, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा रस है बताइए? भक्ति रस है, क्योंकि भगवान के बारे में कहा गया है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। तो भक्ति रस है इसमें। आगे का सवाल देखते हैं। सौंदर्य अलंकार उक्ति किस आचार्य की है? ये जो उक्ति है ये वामन की है। सौंदर्यम अलंकारम, ठीक है, वामन की है। रूयक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो रूयक, इस सवाल को छोड़ दीजिए आप एक बार, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 48 की निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार, निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में, यानी उपमा अलंकार क्या उदाहरण हमें जानना है। तो इसका आंसर होगा हंसने लगे। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेन्दु साते रूपक उपमा अलंकार आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है इस पंक्ति में। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अब हम 50वां सवाल देख लेते हैं। 50 नंबर का, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वह कौन सा अलंकार होता है? तो ये ब्याज स्तुति अलंकार होता है। आज के लिए इतना ही।
आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो में कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आगे से मैं इस गलती को सुधारने का प्रयास करूँगी। और इस श्रृंखला से आप जुड़े रहिए। मैं हिंदी साहित्य के जो भी पेपर हैं हमारे राजस्थान में हुए हैं उन सब का मैं सॉल्यूशन ज़रूर करवाऊँगी। धन्यवाद।